विद्यार्थियों, बायोस्टैटिस्टिक्स के अध्ययन अध्यापन के क्रम में अभी हम जो टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। जैव सांख्यिकी केंद्रीय प्रवृत्तियों का माप। अच्छी तरह से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। सांख्यिकी या जैव सांख्यिकी की बात लगभग एक सी है, तो यहाँ पर जैव सांख्यिकी कहना अथवा सांख्यिकी कहना में कोई बड़ा अंतर नहीं है। इसमें जो आंकड़े प्रेजेंट किए जाते हैं उसके आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति, जैसा कि नाम बता रहा है, ये केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है ये सेंट्रल टेंडेंसी। कुछ तो आप नाम से समझ गए होंगे। केंद्रीय मीन्स बीच की, सेंटर की, प्रवृत्ति मीन्स ऐसी आदत या ऐसी व्यवस्था। अगर हम इसका परिचय देखें, इसका इंट्रोडक्शन देखें, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करना शुरू करेंगे। मैंने यहाँ लिखा है कि सिम्पसन एंड कॉफ्का, ये साइंटिस्ट के नाम है दो, जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में, सांख्यिकी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने इसे इस प्रकार परिभाषित किया कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक ऐसा प्रतिरूप है का मूल्य है जिसकी ओर अन्य संख्या संकेंद्रित होती है। अर्थात किसी भी डेटा के ऐसा सेंट्रल डेटा जिसकी चारों तरफ और संख्याएं केंद्रित हो। यानी अगर हम किसी बड़े बहुत सारे छितरे हुए डेटा की बात करें तो उसका एक सेंट्रल डेटा, उसका एक अगर हम बात करें कि हमने उसे कॉम्पैक्ट भी कर दिया तो भी सारी गिनतियां उस पे हो, सारे मूल्य, सारे चर, सारे समंक ऐसे हों कि जो डेटा आप अगर पढ़ रहे हो उसके, कि ऐसा लगे कि उस पे कंडेंस हो गए हो, वहीं पर आ गए हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने टेबुलेशन की बात करी, हमने और बहुत सारी बातें करी, ये उसके एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रवृत्ति की बात है। और किसी श्रेणी के अंकों को सबसे अधिक सही प्रतिनिधित्व करे उसको केंद्र बिंदु, सेंट्रल, कि जैसे अपन कहें कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है बच्चों का या छात्रों का, उसमें छात्रों की उम्र 16 साल से लेकर के 20 साल के बीच में, और बहुत सारे बच्चों की उम्र 18 साल है। तो ये 18 साल के इर्द गिर्द ही सारी एज घूमेगी। ये एवरेज आ गया, ऐसी एवरेज, मीन जिसे कहते हैं, ठीक उसी तरह की ये टेंडेंसी निकालने की एक वो है। ये प्राय आवर्ती विवरण में एक ऐसा केंद्र बिंदु होता है जिसके आसपास श्रेणी के आंकड़ों के अन्य मूल्य इकट्ठे होने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऊपर वाला जो डेफिनेशन है, ऊपर वाली जो परिभाषा है, उस परिभाषा को और दूसरे शब्दों में इस प्रकार बोला जा सकता है। ये ज़्यादातर या प्राय आवर्ती विवरण, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट होता है जिसके आसपास क्लास के आंकड़ों की अन्य मूल्य इकट्ठे होने की प्रवृत्ति रखते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी है इसकी। इन आंकड़ों की इस प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति या सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। जो बात मैंने अभी ऊपर कही वही बात ये वापस से दोहराई गई है कि इन आंकड़ों की इस प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति। तो जब भी हम केंद्रीय प्रवृत्ति की बात करें, हमने आंकड़े इकट्ठे करना सीख लिया, हमने आंकड़ों का टेबुलेशन सीख लिया, हमने उसको जोग्राफिकल, ग्राफिकल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर लिया। अब हम उसकी 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 क्रक्स, उसकी सेंटर, उसकी मेन क्या डिपिक्शन है उसकी बात कर रहे हैं। इसके माप को केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। ये तो बात मैंने अभी कह दी। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप एक प्रतिमूल्य है, प्रतिरूपी मूल्य है जिसकी अन्य संख्याएं संकेंद्रित होती है। ये ऊपर जो बात बोली मैंने, उसे मैंने वापस से बोला है आपसे। ये कैसे करा जा सकता हो सकता है, कौन कौन साइंटिस्ट इसमें काम करते रहे। चूँकि मैथमेटिक्स से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए कुछ ऐसे वैज्ञानिक भी रहे जिन्होंने इसमें बहुत सारा काम किया, जिसमें क्रॉक्सटन, काउडन भी हैं। उन्होंने एवरेज की डेफिनेशन दी थी। एन एवरेज इज डिस्क्राइब्ड एज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द सीरीज अराउंड विच अदर वैल्यू कॉन्ग्रीगेट्स। क्रॉक्सटन एंड काउडन ने कहा कि एवरेज, मध्य, मान, बीच की, एवरेज कहते हैं, वो एक ऐसी वैल्यू है जिसके चारों तरफ डाटा उसके ऊपर कंसंट्रेट हो जाता है। तो एवरेज क्या, विद इन द रेंज ऑफ डाटा होता है हमेशा। जो डाटा दिया गया उसकी रेंज के बीच का। मैंने अभी कहा था ना, 16 साल से 20 साल के बच्चे हैं और उसमें से ज़्यादातर बच्चे 18 साल के आसपास के, 18, 18.5, सवा 18, पौने 18। तो मैक्सिमम सेंट्रल टेंडेंसी क्या हो गई, 18 के आसपास की। मेरी बात समझ रहे होंगे आप
जैसे आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स आते हैं, आप सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं कि ज़्यादातर मेरे नंबर सेकंड डिवीजन के बीच के हैं, ठीक उसी तरीके से क्लार्क और शकाडा ने भी इसके बारे में कही, एवरेज इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड वन सिंगल फिगर टू डिस्क्राइब होल ग्रुप ऑफ फिगर्स। एवरेज निकालना एक ऐसी कोशिश है, एक ऐसा प्रयास है जिसके अंतर्गत एक फिगर से, एक अंक से, एक डेटा से, एक आंकड़े से पूरे ग्रुप का, उस पूरे ग्रुप का आंकड़ा, मैंने अभी अभी आपसे कहा कि 16 साल से 20 साल के बीच की बच्चों की उम्र है, स्टूडेंट्स की उम्र है, मैं कह रहा हूँ कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले छात्रों की ये उम्र है। और फिर मैं आपको जो आंकड़े दे रहा हूँ उस आंकड़े के अंदर कुछ बच्चे 16 साल के, कुछ 20 के भी हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे 17.5, पौने 18, 18, 18 के ज़्यादा, फिर 18.25। तो आप जब आपसे बहुत कोई बात करेगा तो आप कहोगे कि ज़्यादातर बच्चे, जैसे ही आप शब्द इस्तेमाल करोगे ज़्यादातर बच्चे, यानी हम एवरेज की बात कर रहे हैं कि ज़्यादातर छात्र 18 वर्ष के आसपास के। तो 18 एक ऐसा आंकड़ा आ गया जिसमें पूरे महाविद्यालय के बच्चों के लिए बात हो गई। सबसे बड़ी बात है, हम जब एवरेजेस की बात करते हैं और इस तरह से प्रस्तुत करते हैं तो इसके फ़ायदे बहुत हैं। इसको कई तरह से हम रिलेट कर सकते हैं, इसको हम कई तरह से जोड़ सकते हैं और इसको हम कई तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इसलिए फ़ायदा होने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं भाई, क्लियर है, डेफिनेट बहुत स्पष्ट होता है कि आपने कहा 18 साल के आसपास, तो एकदम से क्लियर हो गया। अनबायस्ड है, इसमें किसी ने कोई किसी ने बढ़ाया और किसी ने कम नहीं करे, बिल्कुल व्यवस्थित है, आसानी से कैलकुलेट हो जाते हैं और कोई दोहरे इसके मतलब नहीं है, किसी दूसरे कारकों से इफेक्ट नहीं होते, प्रभावित नहीं होते, सैम्पलिंग से निकाले जा सकते हैं आराम से और यूजुअली एब्सोल्यूट नंबर में निकलते हैं, परसेंटेज में नहीं निकलती एवरेज। और इन एवरेजेस निकालने के 3 तरीके हैं, उन 3 तरीकों की अभी बात कर लेते हैं। अभी तो सिर्फ नाम बताएंगे और फिर तीनों को अलग अलग व्यवस्था से एक्सप्लेन करेंगे, उनमें क्या फार्मूला यूज़ होते हैं, कौन से फार्मूले यूज़ होते हैं, हमारे कौन से काम के हैं, बायोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए कौन से काम के हैं, उसकी बात करें। तो हम जब सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट की बात करते हैं, जब हम ऐसे कहते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करेंगे तो इसके 3 सांख्यिकी विधियों को प्रयोग में लिया जाता है। 3 सांख्यिकी विधियों का मतलब यही है कि 3 तरह के मेजर करने की टेक्निक से 3 बेसिक मेजर्स हैं। एक तो मैथमेटिकल एवरेज है, जो आप और मैं अच्छे से जानते हैं, जिसे मीन कहते हैं, माध्य कहते हैं। दूसरा माध्यिका है, ये भी एक तरह का एवरेज है, इसे एवरेज ऑफ पोजीशन कहते हैं, स्थान का। इसमें ऐसे चर को ढूंढा जाता है जो बीच का हो, तो पोजीशन के हिसाब से जो सेंट्रल हो। और तीसरा मेजरमेंट जो है, जो मेजरिंग सेंट्रल टेंडेंसी, वो मोड कहलाती है, बहुलक कहलाती है, मेजर्स ऑफ पार्टीशन वैल्यू। ये 3 की हम बात करने का प्रयास करेंगे। सॉरी, पार्टीशन वैल्यू तो क्वार्टाइल्स और डेसाइल्स में होती है, ये पोजीशनल में ही 2 हो जाती है, मीन मीडियन दोनों ही, सॉरी मीडियन और मोड दोनों ही पोजीशनल में है। तो हम तो सिर्फ इन 3 को पढ़ेंगे अभी, आप और मेरा उद्देश्य इन 3 के बारे में जानना है। तो इनके 3 के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे, एक एक को अलग से पढ़ने की प्रयास करेंगे, जिससे आपको स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट से चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाए। जहाँ तक सवाल है मीन का, तो सबसे पहले हम मीन के बारे में ही पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा पढ़ा भी यही जाता है, तो उसके बाद बाकी की चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा, एक और बात बतानी थी आपसे कि इसके अंदर यूजुअली जब हम मीन की और एवरेजेस और बाकी की बात करते हैं तो एक इस तरह का निशान ज़्यादातर प्रयुक्त होता है और ये निशान सिग्मा कहलाता है। इस नोटेशन के बारे में जानना ज़रूरी है। ये सम है, सम का मतलब है ये टोटल है, तो जगह जगह इसका प्रयोग होगा। और ये शायद मैंने पहले जब शुरुआती कक्षाओं में आपसे बात करी तब भी मैंने आपसे बताया था कि ये इस तरह की निशान को समेशन का निशान कहते हैं और इसलिए इसे सिग्मा कहते हैं, कुल योग।
तो ये जगह जगह इस्तेमाल होगा आपको और मुझे इसका ध्यान रखना है। और इसमें इसके नोटेशन इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें इसके सबस्क्रिप्ट में, यहाँ एक्स हो सकता है, यहाँ वैल्यू हो सकती है, ऊपर वैल्यू हो सकती है, इसके मल्टीप्लिकेशन में हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें इस पे इस तरह नंबर लिखा जाता है, कितने चर हैं उसका नंबर भी आ जाता है। तो इस तरह से कई तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। आगे आते जाएगा, मैं आपको बताते जाऊंगा कि किस किस तरह से किया जाता है। तो मैं जो पहले बता रहा था आपको, पहला मैथमेटिकल एवरेजेस है, जिसमें अर्थमेटिक, ज्योमेट्री और हार्मोनिक मीन्स होते हैं। ये मैं अभी अगली क्लास के अंदर आपको इसको विथ डिटेल सभी फॉर्मूले और उसके साथ अभी समझाऊंगा। आप अभी मेरा उद्देश्य सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है ये बतलाना था, और इसको आप आशा है थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ, आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति वो प्रवृत्ति होती है जिसमें कुछ सेंट्रल आंकड़े के ऊपर सारे आंकड़े केंद्रित होते हैं, और उसको जानने का, उसको कैलकुलेट करने के तीन तरीके हमने जानने। एक मीन, मीडियन और मोड के। एक अर्थमेटिकल मीन कहलाता है, एक ज्योमेट्रिकल मीन कहलाता है, एक हार्मोनिक मीन कहलाता है, जब हम मीन निकाल रहे होते हैं। मीडियन और मोड पोजीशन के हिसाब से होते हैं, ये एवरेजेस के हिसाब से नहीं होते। खैर एवरेज ये सभी में एवरेज है, पर हम इसको इस तरह से कहते हैं। तो आपने इसको देखा, परीक्षा के अंदर इसकी डेफिनेशन आ जाती है कभी कभी, इसलिए मैंने इसको अलग से 1 मिनट का 2 मिनट का समय आपको अलग से देने का प्रयास किया है। तो अब हम तीनों माध्यमीन के एवरेजेस निकालने की प्रोसेस को अच्छे डिटेल में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद। और आप इसको इसी कंटिन्यूटी में अभी हम आगे पढ़ेंगे।